हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और उसमें से दोस्तों चैप्टर चल रहा था थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। उसमें से दोस्तों हम लोगों ने प्रतिरोधों का समांतर एवं श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया था। शक्ति क्या होती है, किलोवाट घंटा, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने कवर कर ली थी। अब आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से 12th क्लास के लिए। दोस्तों देख लेते हैं किरचॉफ्स लॉ यानी किरचॉफ के कौन कौन से नियम हैं। दोस्तों यहाँ पर किरचॉफ शब्द जो है वो कई बार किरखॉफ के नाम से भी जाना जाता है, यानी किरखॉफ का नियम या किरचॉफ नियम, ये दोनों एक ही है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, जो इसका जो न्यू टॉपिक है 12th क्लास की फिजिक्स का, लिख लेते हैं यहाँ पर किरचॉफ के नियम। तो दोस्तों देख लेते हैं किरचॉफ किरचॉफ के नियम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किरचॉफ के क्या नियम हैं, किरचॉफ ने कौन कौन से अपने नियम प्रस्तुत किए हैं। तो देख लेते हैं सन 1845 में, सन 1845 में, समय क्या है दोस्तों, समय है सन 1845 का। और वैज्ञानिक कौन है दोस्तों, इनका नाम है पूरा रॉबर्ट गुस्ताव किरचॉफ। रॉबर्ट गुस्ताव किरचॉफ किरचॉफ कई जगह इनका नाम किरखॉफ भी दिया होता है दोस्तों, एक ही चीज़ है, परेशान होने की बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सन 1845 में सर रॉबर्ट गुस्ताव किरचॉफ ने विद्युत परिपथ संबंधी विद्युत परिपथ संबंधी दो नियम प्रतिपादित किए। दो नियम प्रतिपादित किए दो नियम दोस्तों प्रतिपादित किए। अब देख लेते हैं वो दो नियम कौन कौन से हैं, इन्होंने कौन कौन से दो नियम अपने दिए हैं। तो आइए देख लेते हैं और उनका किस तरीके से यूज है, उनकी चिन्ह परिपाटी क्या है। एकदम से दोस्तों समझेंगे, एकदम से स्टार्टिंग से समझेंगे, ताकि ये दोनों जो नियम हैं, ये दोनों नियम अच्छे से हमें समझ में आ जाएं। और ये एग्जाम में कई बार पूछे जरूर जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये जरूर सही से आप लोग इसे समझो। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम। दोस्तों जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो नाम से जाना जाता है KCL। अब इसको शॉर्टकट में देख लेते हैं दोस्तों, क्या KCL का मतलब क्या है। के से मतलब होता है दोस्तों किरचॉफ, सी मतलब करंट, एल मतलब लॉ, यानी किरचॉफ करंट लॉ, यानी इन्होंने धारा के संबंध में जो नियम दिया है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है KCL। तो आइए देख लेते हैं, लिखेंगे एक बिंदु, इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, एक बिंदु पर एक बिंदु एक बिंदु पर परिपथ में मिलने वाली एक बिंदु पर परिपथ में मिलने वाली परिपथ में मिलने वाली सभी धाराओं का सभी सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का इसे इसे किरचॉफ का धारा नियम इसे किरचॉफ का धारा नियम या धारा जोड़ का नियम या धारा जोड़ का नियम
भी कहते हैं या धारा जोड़ का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से किरचॉफ ने अपना नियम दिया था। अब आइए देख लेते हैं उन्होंने अपने नियम में किस तरीके से चीजें प्रस्तुत की थी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, इनकी चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, तो आइए देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी में सबसे पहला पॉइंट। दोस्तों पहला पॉइंट लिखेंगे संधि की ओर आने वाली धाराएं। क्या लिखेंगे दोस्तों, संधि की ओर आने वाली धाराएं, आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराएं, धाराएं सदैव धनात्मक, सदैव धनात्मक चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ लिखते हैं। सदैव धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो दोस्तों ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब आइए इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी का। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों संधि से दूर जाने वाली धाराओं को, क्या लिखेंगे, संधि से दूर जाने वाली, दूर जाने वाली धाराओं को, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को सदैव ऋणात्मक, सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ, सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये दोनों नियम अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक संधि दी गई है इस तरीके की, ये जो है दोस्तों ये संधि है। अब इस संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। हमने भी ये नियम पढ़ रखा है कि जो भी इस संधि की ओर धाराएं आएंगी वो धनात्मक होंगी और जो इस संधि से दूर जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि इस तरीके से एक संधि बनी है। अब यहाँ पर कई एक सारी धाराएं आ रही हैं और यहाँ से जा भी रही। आइए इनका नामकरण कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये धारा है I1 और ये धारा है I2, ये धारा है I3 और ये धारा है I4 और ये वाली जो धारा है दोस्तों ये है I5। तो इस तरीके का एक संधि दी गई है, यानी एक संधि में बहुत सारे तार आकर मिले हैं, उसमें कई एक धाराएं आ रही हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका किस तरीके से फार्मूले में ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, अभी क्या दिया गया था, दिया गया था कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को सदैव धनात्मक चिन्ह के साथ रखते हैं। तो अब देख लेते हैं इस संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं। एक तो धारा I1 है, दूसरी I2 है। और आइए देख लेते हैं इनका पूरा जो दिया गया है क्या कह रहा है। किरचॉफ का पहला नियम कि एक बिंदु पर परिपथ में मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। तो आइए सभी धाराएं एक साथ में चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो लिखेंगे I1 आ रही है तो लिखेंगे I1, उसके बाद में प्लस I2 भी संधि की ओर आ रही है तो I2 भी प्लस की रहेगी। उसके बाद में I3 संधि से दूर जा रही है तो ये माइनस में हो जाएगी I3। उसके बाद में I4 भी संधि से दूर जा रही है तो ये भी माइनस में हो जाएगी। उसके बाद में I5 संधि की ओर आ रही है तो ये I5 प्लस की हो जाएगी और इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा दोस्तों, बीजगणितीय योग हो जाएगा शून्य। अब क्या करते हैं इसका पक्षांतर करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू ये I3 माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पर माइनस का यहाँ पर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये नियम, इस तरीके से दोस्तों ये नियम इसमें अप्लाई हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसका किस तरीके से
फार्मूला क्रिएट होता है। तो दोस्तों जब इनका फार्मूला क्रिएट करते हैं तो क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर सिग्मा लगा देते हैं इस तरीके से। तो लिखेंगे सिग्मा, यहाँ के की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर n यानी 1 से लेकर n तक के जाते हैं, तो धाराओं का मान के कांस्टेंट के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं दोस्तों, 0 आ जाता है, यानी इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाता है, बीजगणितीय योग सदैव इनका शून्य हो जाता है। तो इस तरीके से पहला सवाल दोस्तों, पहला जो इनका नियम है केसीएल का, यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, तो इस तरीके से दोस्तों प्रथम नियम इनका अप्लाई होता है। अब आइए इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया है दोस्तों किरचॉफ ने, यानी जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस पर लागू होता है, लिखेंगे यह नियम, यह नियम आवेश संरक्षण के, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित है। तो दोस्तों इस तरीके से ये पॉइंट हमने देख लिया कि यह जो नियम है ये क्या है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। और इसका एक पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, यानी संधि पर आने वाली सदैव धाराएं, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य पर होता है। एक चीज और है दोस्तों कि संधि पर किसी भी धारा का व्यय जो है वो शून्य होता है, यानी ये जो संधि है ये किसी भी प्रकार की धारा का अवशोषण नहीं करती है। जैसे कोई मान लो यहाँ पर हम एक पाइप लगा देते हैं, मोटा सा बड़ा सा पाइप, और उसमें से 10 इंची पानी निकाल सप्लाई कर देते हैं, और उस पाइप को आगे से 3 भागों में बराबर बांट देते हैं। तो उन तीनों भागों का जो कुल पानी होगा वो बराबर पहले वाले पाइप के बराबर पानी के हो जाएगा। यदि यहाँ वहाँ से 10 इंच पानी आ रहा, 10 इंची पानी आ रहा, तो आगे के जो भी पाइप जुड़े होंगे उनमें भी पानी का योग पूरा 10 इंच ही होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जितनी धाराएं आ रही हैं, जितनी एम्पियर की धाराएं हैं आ रही हैं संधि से, उतनी ही एम्पियर की धाराएं दूर जाएंगी। ऐसा नहीं कि दोस्तों 3 धाराएं आ रही हैं, 2 जा रही हैं तो संधि पर 1 धारा रह रही है, ऐसा नहीं है। दोनों धाराओं का यानी आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं सदैव एक दूसरे के बराबर होती हैं, और संधि पर किसी भी धारा का अवशोषण नहीं होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं दूसरा नियम, लिखेंगे यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसे बोलते हैं दोस्तों केवीएल। अब केवीएल क्या है, केसीएल तो हम लोगों ने समझ लिया था कि किरचॉफ करंट लॉ। अब इसमें केवीएल दिया गया है, तो केवीएल क्या है दोस्तों, के से किरचॉफ, वी से वोल्टेज यानी वोल्टता, और एल से लॉ, यानी ये जो नियम है ये किसके लिए है, ये वोल्टता के लिए नियम है। वो नियम किसके लिए था, वो धारा के लिए नियम था। तो 2 नियम दिए दोस्तों किरचॉफ ने। तो आइए देख लेते हैं अब इनका दूसरा नियम क्या कह रहा है। तो दोस्तों इनका दूसरा नियम है, लिखेंगे समझेंगे, यानी किरचॉफ के अनुसार, इनके अनुसार, इनके मीन्स दोस्तों किरचॉफ, यानी किरचॉफ के अनुसार वैद्युत परिपथ के, वैद्युत परिपथ के, इनके अनुसार वैद्युत परिपथ के किसी बंद भाग में, किसी बंद भाग में, किसी बंद भाग में या पॉश में, बंद भाग या बंद पॉश में वैद्युत वाहक बलों का, वैद्युत वाहक बलों का, वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग सदैव, सदैव उनके प्रतिरोधों, उनके प्रतिरोधों, सदैव उनके प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली धाराओं, और
और उनमें बहने वाली धाराओं के गुणनफल के बहने वाली धाराओं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इसे लूप का नियम भी कहते हैं। इसे लूप का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो नियम है, ये नियम क्या है? किरचॉफ का द्वितीय यानी केवीएल का नियम है। अब आइए देख लेते हैं इसमें चिन्ह परिपाटी किस तरीके से कार्य करती है। तो हेडिंग डाल लेते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या लिखेंगे दोस्तों? चिन्ह परिपाटी। नंबर 1। तो आइए देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। दोस्तों चिन्ह परिपाटी में क्या करेंगे? यदि हम किसी धारा की दिशा में जाएंगे, यानी इस तरह से कोई प्रतिरोध दिया गया है, तो जब हम लोग धारा की दिशा में जाएंगे, ये धारा है, तो जब इस दिशा में जाएंगे तो उसमें चिन्ह कैसा लेंगे दोस्तों? उसमें चिन्ह धनात्मक लेंगे। अब दूसरा नियम देख लेते हैं। यदि इस तरह से कोई है दोस्तों और इस तरीके से धारा की दिशा ये है, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चिन्ह कैसा लेंगे? विपरीत दिशा में चिन्ह सदैव ऋणात्मक लेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे? यदि हम इस तरीके से जा रहे हो और उसमें वैद्युत वाहक बल का इस तरह का पॉइंट मिल जाए, यानी ये प्लस मिल जाए और ये माइनस मिल जाए, तो जब हम लोग इस दिशा में जा रहे होंगे तो चिन्ह कैसा लेंगे दोस्तों? चिन्ह यहाँ पर धनात्मक लेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी में। ये इस तरीके से कोई वैद्युत वाहक बल लगा है, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये इसका माइनस पॉइंट है, और हम लोग इधर से इस साइड की ओर गणना कर रहे हैं, तो उसमें चिन्ह कैसा लेंगे दोस्तों? उसमें सदैव चिन्ह ऋणात्मक लेंगे। अब आइए इसमें लिख लेते हैं थोड़ा। तो लिखेंगे यहाँ पर धारा की दिशा में धनात्मक चिन्ह, धारा की दिशा में धनात्मक चिन्ह। दूसरे में लिखेंगे दोस्तों धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। धारा के विपरीत दिशा में ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से यदि हम लोगों को अब गणना करेंगे और वैद्युत वाहक बल का यदि प्लस सिरा मिलेगा तो प्लस रखेंगे, यदि माइनस सिरा मिलेगा तो माइनस रखेंगे। अब आइए इसे एक परिपथ के रूप में सॉल्व करके देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से परिपथ के रूप में सॉल्व होगा। तो आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो एक बंद परिपथ ले लेते हैं दोस्तों, एक लूप ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और उसमें क्या करेंगे? उसमें किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक लूप बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर एक ये बैटरी लगा देते हैं, ये एमीटर लगा देते हैं, यहीं पर एक कुंजी लगा देते हैं दोस्तों इस तरीके से। यह एक लूप बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देते हैं,
और इस तरीके से यहाँ पर ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा, ये इसका प्लस सिरा, ये कुंजी है। तो जैसे यहाँ पर एक ये वैद्युत वाहक बल लगा है तो यहाँ से धारा बहने लगती है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है तो धारा ये यहाँ तक आ गई और धारा इस तरीके से बहने लगती है। अब इसको नाम दे देते हैं, ये ए बी सी और ये डी है दोस्तों। तो अब आइए देख लेते हैं बंद पॉज और इसमें देख लेते हैं किस तरीके से किरचॉफ का नियम अप्लाई होगा। इसे 2 बार दोस्तों समझेंगे और दोनों बार इस एक तरीके से समझेंगे किस तरीके से जो उन्होंने नियम दिया उस नियम को किस तरीके से सत्यापित करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों बंद पॉज नंबर 1 पर देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बंद पॉज, बंद पॉज। अब कौन सा पॉज ले लेते हैं दोस्तों, ए बी सी डी ए। तो देख लेते हैं दोस्तों ए बी सी डी ए में। अब देख लेते हैं कहाँ से प्रारंभ करेंगे चलना, ए से चलना प्रारंभ करेंगे। ये धारा आई पहुंच रही है तो जब ए से चलना प्रारंभ करेंगे इस दिशा में जाएंगे बी की दिशा में, तो धारा भी इसी दिशा में है और हम लोग भी इसी दिशा में जा रहे हैं। तो जब धारा की दिशा में जाते हैं तो सदैव क्या रखते हैं, धनात्मक चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पर आई आर आ जाएगा दोस्तों, आई आर। अब उसके बाद में आ गए बी पर, जब बी से सी पर आएंगे तो यहाँ बीच में कुछ मिला, यहाँ पर कुछ नहीं मिला। उसके बाद में जब सी से डी पर पहुँचेंगे तो जैसे सी से डी पर पहुँचेंगे तो ये कुंजी मिली, उसके बाद में ये एक एमीटर मिला। उसके बाद में जैसे ये विद्युत वाहक बल देख लेते हैं तो इसका कौन सा सिरा मिला, इसका ऋणात्मक सिरा मिला है तो यहाँ पर माइनस रख देते हैं, माइनस ई। उसके बाद में डी पर पहुँचे, डी से फिर कहाँ पहुँचे, ए पर। तो डी से ए के बीच में भी कोई चीज़ नहीं है तो इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाता है दोस्तों, इनका बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है। अब आइए पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आई आर इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर आएगा प्लस हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जितनी वोल्टता लगाएंगे उस वोल्टता से जो भी धारा जाएगी तो उस धारा का योग और उस प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी यदि किसी बंद पॉस में कोई भी वोल्टता लगी होगी तो उस वोल्टता का कुल मान उसमें लगे प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के मान के सदैव बराबर होगा। या वोल्टता और धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का जो मान है वो सदैव किस तरीके से होगा, बीजगणितीय योग उनका शून्य होगा। अब इस तरीके से देख लेते हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों दूसरा पॉज देख लेते हैं। तो दूसरे पॉज में देख लेते हैं, पहले बंद पास में कहाँ से गए थे, ए बी सी डी, यानी पहली जो गणना की थी दोस्तों हम लोगों ने किस तरीके से की थी, इस वाले के लिए ए से गए थे, इस तरीके से आए थे, ऐसे ये गणना हुई थी। अब आइए दूसरे तरीके से इसकी गणना कर लेते हैं। तो दूसरा बंद पॉज देख लेते हैं, कहाँ से चलेंगे दोस्तों, डी से चलेंगे, डी सी बी ए डी। तो लिखेंगे बंद पॉज, बंद पॉज डी सी बी ए डी में। यानी अब यहाँ से इस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से घूमेंगे। ये वाला आपकी और फार्मूला लगेगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं फिर से बंद पॉज। हम लोग डी से प्रारंभ करते हैं तो डी से सी की दिशा में जाएंगे। तो जब डी से सी की दिशा में जाएंगे तो कौन सा सिरा मिल रहा है, इसका धनात्मक सिरा मिल रहा है, यानी इसे धनात्मक सिरे से लिख लेंगे। उसके बाद में सी पर पहुंचे, सी से बी पर गए, कोई चीज़ नहीं मिला। अब उसके बाद में देख लेते हैं बी से जब ए की ओर जा रहे हैं तो धारा की दिशा है इस साइड और हम लोग जा रहे हैं इसके विपरीत दिशा में। तो जब धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो सदैव चिन्ह काय का होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का आई आर और इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। अब उसके बाद में पक्षांतर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू आई आर, यहाँ माइनस का था इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों पॉज में चीज़ें बराबर आ जाती हैं और यही क्या है दोस्तों, यही है किरचॉफ का किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब आइए देख लेते हैं एक दूसरा पॉज बनाकर समझ लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में देख लेते हैं, उसमें 2 चीजें रखेंगे दोस्तों। दूसरा पॉज देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है इस तरीके से 2 प्रतिरोध जोड़ देते हैं। जब 2 प्रतिरोध जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 सेल लगा देंगे, एक एमीटर लगा देंगे, उसी के साथ में एक कुंजी जोड़ देंगे और इस तरीके से एक बंद पॉज बन जाएगा। ये इसका प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा, ये इसका प्लस सिरा, ये यहाँ पर कुंजी है। ये रख लेते हैं दोस्तों, ये R1 है और ये R2 है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक ये यहाँ पर दोस्तों E1 है और ये दूसरा E2 है, 2 सेल लगे हैं आपस में। तो यहाँ से ये धारा बहने लगती है, धारा I, ये इस वाले पर पहुँचती है धारा I और यही धारा आगे R2 पर पहुँचती है। इस तरीके से ये धारा पूरे परिपथ में
बह रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ से इसका नाम देंगे पी क्यू आर और एस। तो इस तरीके से ये एक पॉस है पी क्यू आर एस के रूप में। तो आइए लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पी क्यू आर एस के रूप में एक बंद पॉस दिया गया है। तो सबसे पहले रखेंगे बंद पॉस देख लेते हैं दोस्तों, यहां से रखेंगे, लिखेंगे बंद पॉस, पहला नंबर है बंद पॉस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी में। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसमें किस तरीके से चीज़ें आएंगी। हम लोग कहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, हम लोग पी से प्रारंभ करेंगे चलना। तो पी से चलते हैं। सबसे पहले क्या मिला, R1 मिला, और इस पर धारा कितनी जा रही है, I जा रही है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे IR1। उसके बाद में धारा की दिशा में है तो प्लस चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद में R2 पर भी धारा कितनी है, I है, तो क्या लिखेंगे IR2। उसके बाद में Q पर आ गए, Q से जब R पर आएंगे तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जब R से S की ओर आएंगे तो देखते हैं जैसे चलते हैं आगे कुंजी मिल जाती है, कुंजी की गणना नहीं करते हैं। उसके बाद में एमीटर मिल जाता है, इसकी भी गणना नहीं होती है। जैसे बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पर मिल गया वैद्युत वाहक बल का दूसरा, और दूसरे का कौन सा सिरा मिला, माइनस का। तो क्या लिख देते हैं दोस्तों, माइनस का E2। उसके बाद में जैसे आगे बढ़े उसके बाद में से पहले का माइनस सिरा मिल गया तो माइनस का E1, और इनका बीजगणितीय योग कितना हो गया दोस्तों, बीजगणितीय योग 0 हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को पक्षांतर करा के उस साइड ले जाएंगे। तो आ जाएगा IR1 प्लस IR2 इक्वल टू E1 प्लस E2। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी बैटरी लगाएंगे, जितनी भी बैटरी लगाएंगे, उनका जो वैद्युत वाहक बल होगा उनका कुल बीजगणितीय योग परिपथ में लगे प्रतिरोधों पर बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल पर जो भी बीजगणितीय योग होगा उनके बराबर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये पहला पॉस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आइए देख लेते हैं दूसरा पॉस किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले पॉस के लिए जब हम लोग चले थे उसकी दिशा क्या थी, उसकी दिशा थी दोस्तों पी से क्यू की ओर गए थे, यानी इस तरीके से बढ़े थे, ये उसकी दिशा थी। अब आइए दूसरा बंद पॉस देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा बंद पॉस जब देखेंगे तो दूसरे बंद पॉस में क्या लिखेंगे, यहाँ से चलेंगे, एस से चलेंगे। तो एस से चलेंगे तो क्या आ जाएगा, SRQPS में। तो लिखेंगे दूसरे के लिए बंद पॉस SRQPS में। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से चलते हैं सब लोग 10 से, एस से चलते हैं। एस से जैसे चलेंगे इस दिशा में तो पहला क्या मिल गया, पहला विद्युत वाहक बल मिल गया। इसका कौन सा सिरा मिला, प्लस। तो लिख लेते हैं दोस्तों E1। अब आगे प्लस का चिन्ह लगाते नहीं हैं। उसके बाद में जैसे आगे बढ़े तो दूसरे का भी प्लस का मिला गया, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे E2। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर एमीटर मिला, कुंजी मिली, R पर पहुंच गए, R से Q पर पहुंच गए। अब जब Q से P की ओर जाते हैं तो देख लेते हैं कि इसमें दो प्रतिरोध लगे हैं और उन प्रतिरोधों में धाराएं बह रही हैं। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, पहला प्रतिरोध क्या है, R2, और इस पर बहने वाली धारा क्या है, I। तो अब धारा की दिशा है इस साइड और हम लोग जा रहे हैं, धारा की दिशा है P से Q की ओर, और हम लोग गणना कर रहे हैं Q से P की ओर, उल्टा दिशा में गणना कर रहे हैं। तो चिन्ह कैसा होगा, चिन्ह हो जाएगा ऋणात्मक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस IR2। उसके बाद में फिर आगे बढ़े तो R1 भी मिल गया, तो ये इसके भी विपरीत दिशा में है, तो आ जाएगा माइनस का IR1, और इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा दोस्तों, बीजगणितीय योग हो जाएगा 0। अब आइए देख लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं इनका। तो क्या आ जाएगा, E1 प्लस का E2 इक्वल टू IR1 IR2 इधर माइनस के दिए गए, जब इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, IR1 प्लस IR2। तो इस तरीके से दोस्तों ये किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, समझ लिया, यानी किस तरीके से किरचॉफ का नियम लगाते हैं और उसमें किस तरीके से हम लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। तो जब दूसरा पॉस लिया था दोस्तों तो दूसरे पॉस में दिशा क्या हो गई थी चलने की, पहले पॉस में इस तरीके से चले थे तो दूसरे पॉस में चलने की दिशा क्या हो गई थी, दूसरे पॉस में चलने की दिशा ये हो गई थी, यानी इस दिशा में चले थे और इस तरीके से घूमे थे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग किरचॉफ के नियम को समझ लिए हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा नियम। जब तक के लिए दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बराबर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए चैनल के साथ में बने रहिएगा। दोस्तों आपकी सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है।